अगर आप आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट संबंधी सिलेबस पता होना चाहिए ताकि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। यूपीएससी का ऑफिशियल जो सिविल सर्विसेज का पर्सनालिटी टेस्ट का सिलेबस है वह यही है। देखने में तो काफ़ी छोटा लगता है और एक छोटे बॉक्स के अंदर आ भी जा रहा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं जिसको समझना आवश्यक है। सिलेबस पर डिस्कशन चालू करने से पहले कुछ नॉर्मल बातें जान लेते हैं कि यह पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है थर्ड स्टेज होता है, अर्थात पहले आपने फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स पास किया हो, फिर सेकेंड स्टेज में आपने मेंस क्वालिफाई किया हो और उसके बाद थर्ड स्टेज में आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और जब पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपके मार्क्स को मेंस के मार्क्स के साथ जोड़ के फाइनल मेरिट तय किया जाता है। जो प्रीलिम्स पहले स्टेज में आपने कुछ भी लाया है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो इन दोनों को जोड़ कर जो है फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि क्या पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ मिनिमम मार्क्स लाना आवश्यक होता है जिसके माध्यम से यह कहा जा सके कि यह पास हो गया या फेल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स की कुछ ऐसी बातें नहीं की गई हैं। यह जो मार्क्स है टोटल 275 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपको मिनिमम 100 नंबर लाना ही होगा तभी आपका आगे मेरिट तैयार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितना भी मार्क्स ला सकते हैं। अगर पीछे के कुछ सिलेक्शंस के बातों को देखें कि कितना से कितना मार्क्स वाले सेलेक्ट हो रहे हैं, तो औसतन मिनिमम मार्क्स 140 नंबर कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम 220 तक दिए जाते हैं। 270 में तो ये रेंज है। जो आखिरी व्यक्ति सेलेक्ट होता है, जो जिसको कम से कम इंटरव्यू में आवश्यक होता है, वह 140 है, जबकि हाईएस्ट 220 मार्क्स तक गए हैं। अब और बात करते हैं, इसको जो है यूपीएससी इंटरव्यू शब्द से भी जाना जाता है और इसको पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंटरव्यू में जनरली उसके नॉलेज को देखा जाता है और पर्सनालिटी में हर एक व्यक्ति का अपना कुछ यूनिक क्वालिटी होता है और उस यूनिक क्वालिटी को देखने का ज़्यादा कार्य यह बोर्ड करती है। इसीलिए इसका जो नाम है जनरली पर्सनालिटी टेस्ट माना जाता है, ना कि नॉलेज टेस्ट। अब एक और बात है कि इसमें जो है जब इंटरव्यू होता है तो एक बोर्ड के द्वारा आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह जान लें कि जनरली 4 बोर्ड होते हैं यूपीएससी में और प्रत्येक बोर्ड में जो 4 बोर्ड हैं, प्रत्येक बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं और जो 5-5 प्रत्येक बोर्ड में मेंबर है उनमें से प्रत्येक बोर्ड में कम से कम एक महिला होती है। तो इसका मतलब है 4 अगर पुरुष होंगे तो कम से कम एक महिला इसमें होगी। अब जब 4 यहाँ पर बोर्ड बन गए और मान लेते हैं कि किसी बंदा एक्स का आज इंटरव्यू है, तो अब उसे ये नहीं पता है कि उसका इंटरव्यू किस बोर्ड में होगा। यहाँ तो 4-4 पैनल बैठे हुए हैं 5-5 मेंबर का, तो उसका यहाँ पर पहले में भी हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है और चौथे में भी हो सकता है। तो कुल मिला के अब इसको कब पता चलता है, तो इंटरव्यू जब होने वाला होता है तो आखिरी कुछ सेकेंड पहले, आखिरी मतलब जब उसका इंटरव्यू होने ही वाला होता है, चालू होने वाला ही रहता है, 2-4 मिनट बाद उसका इंटरव्यू होने वाला, उससे पहले बताया जाता है कि चलो तुम्हारा इंटरव्यू अब लिया जाएगा। और उसको एक आता है व्यक्ति जो कि असिस्टेंट रहता है और जाके उसे पियून भी कह सकते हैं आप, तो वह जाके कोई उसको पता पहले चलता है कि किस बोर्ड में मेरे को लेके जाना है, तो वहाँ वो लेके चला जाएगा आपको। और जब आप अंदर घुसते हैं, इंटर करते हैं उस दरवाजे के अंदर, तब आपको पता चलता है कि मुझको कौन सा बोर्ड मिला है। अब प्रश्न यह भी है कि जब 4 बोर्ड है तो मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। मान लिया जाए मेरा पहले बोर्ड में होता, अगर ज़्यादा मार्क्स मिलते या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में, तो जनरली हुआ क्या है कि इसमें जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया गया कि इस तरह के अभ्यर्थियों को इतना मार्क्स तक देना है, इतना मार्क्स तक देना है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दिया गया है। जिस तरह से 10th के एग्ज़ाम में एक ही टीचर सारी कॉपी नहीं चेक करते, इसी तरह इंटरव्यू में 4 पैनल बैठे हैं तो चारों
में एक रूपता रखा गया है। इसके बाद भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा इस पैनल पर पड़ता तो कुछ अधिक मार्क्स मिल सकते थे, तो वो अपने पर्सनल राय हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो आप जब इंटरव्यू बोर्ड के पास जाएंगे तो उसके पास आपका पहले से ही एक रिकॉर्ड रहेगा, जिससे डेप कहा जाता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे इंटरव्यू से पहले, इसे डेप 2 कहा जाता है, क्योंकि दूसरा डेप फॉर्म है ये, पहला फॉर्म आप मेंस के समय भरते हैं। तो आपका रिकॉर्ड पहले से ही उनके पास रहता है कि आपने कहाँ से एजुकेशन लिया है, क्या आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो सारी डिटेल्स लगभग उनके पास रहता है। और उन्हीं आधार पर आपके इंटरेस्ट से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से इन सब से क्वेश्चंस पूछता है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और यहाँ पर यूपीएससी का सिलेबस जो कहता है कि क्वेश्चन जो है जनरल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन और टॉपिक पर पूछे जाएंगे। और इस बात को स्पष्टता कहा जाता है कि यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट का जो मकसद है वह यही देखना कि कोई कैंडिडेट इस करियर के लिए सुटेबल है या नहीं है। और यह जो है अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स द्वारा, अर्थात जो पैनल के मेंबर है वह पूरी तरीके से निष्पक्ष होते हैं, यह पूरी तरीके से सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। इसके साथ ही आपका मेंटल कैलिबर चेक किया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि आप में ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ हो, बौद्धिक रूप से आप बहुत ही बेहतरीन हो, बल्कि आपका जो सोशल ट्रेट्स और इंटरेस्ट जो है करंट अफेयर का भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं, सोशल इश्यूज चल रहे हैं, आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका मेंटल अलर्टनेस भी चेक किया जाता है। कई बार यह होता है कि कोई व्यक्ति बोलता जा रहा है और वह उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इंटरव्यू में इस बात का बहुत ही आपको ध्यान रखना कि आप हर एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से, शब्दों को उनको सुने। कई बार स्टूडेंट जो है अपनी ही बोलते रहते हैं और जो इंटरव्यू पैनल के मेंबर पूछ रहे हैं उसे सुनना ही नहीं चाहते, तो यह गलती नहीं कीजिएगा। आपको अलर्ट होना होगा और पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा कि वे लोग क्या बोल रहे हैं और जो पूछ रहे हैं वही बताइए। और बताने का तरीका में सबसे पहले तो आप जो भी पढ़ रहे हैं तो उसको अपने अंदर घुला लीजिए और जो भी जवाब दें पूरा क्लियर होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। क्लियर का मतलब है कि आप दाएं बाएं ना कर रहे हो, कुछ बताना चाह ही नहीं रहे हो, कुछ जो स्पष्ट रूप से बताना होता है। आप कुछ बता तो रहे हैं लेकिन उसका मतलब ही निकल ही नहीं रहा है, तो वो क्लियर नहीं कहा जाएगा। और लॉजिकल का मतलब है कि आप इमोशनल होकर वहाँ पर जवाब नहीं दे सकते हैं। साथ में जब भी आप कुछ निर्णय ले, जजमेंट दे, तो बैलेंस होके देना होगा। ऐसा नहीं कि मान लिया जाए दो लोगों के बीच झगड़ा का आपको एक केस सुलझाने के लिए दिया गया है, तो आप किसी के पक्ष में फेवर नहीं ले सकते हैं। आपको स्पष्टता पूरी तरीके से बैलेंस्ड होकर जजमेंट लेना है। साथ ही यह भी देखता है कि आप में कितनी वेरिटी है, आप कितने चीज़ों को जानते हैं, आपका डेप्थ क्या है इंटरेस्ट का। कई लोग जो है कई चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोग कहते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ लोग मूवीज़ देखने में, कुछ को कुकिंग में, कुछ लोग थिएटर में, तो कुछ कई सारे स्पोर्ट्स का नाम लिखते हैं। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना होगा। और जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका देखा जाए कि आप जो इंटरेस्ट रखते हैं उसमें आपकी कितनी पकड़ है। इसके साथ ही एबिलिटी ऑफ सोशल कोहिजन एंड लीडरशिप, तो समाज से घुलने मिलने के साथ आपका लीडरशिप क्वालिटी भी चेक किया जाएगा। क्योंकि एक सिविल सर्विस जो है, एक सिविल सर्वेंट कई लोगों को नेतृत्व प्रदान करता है। जब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है तो पूरे जिला में एक हेड के रूप में काम करता है, सबका लीडर बन जाता है। तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि ये लीडर बनने लायक भी है या नहीं, उसके गुण रखता भी है या नहीं, तो इस गुण को वहाँ पर चेक किया जाएगा। और इसी में इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी भी चेक किया जाता है। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का अर्थ होता है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आपका हर पढ़ा हुआ चीज़ दूसरे चीज़ों से पूरी तरीके से कनेक्टेड है और एक रूपता धारण किया हुआ है। कई लोग अगर पूरी तरीके से रट के जाएंगे तो वह पकड़ लेंगे कि इसका जो बौद्धिक रूप से कनेक्टिविटी है, इंटीग्रिटी है, वह ख़राब है, इसने रट के आया है, पूरी तरीके से रट्टा मार के आया है। तो इस चीज़ का वह चेक करते कि कहीं उसका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी ख़राब तो नहीं। उसके बाद मॉरल इंटीग्रिटी में होता है कि आप नैतिक रूप से भी पूरी तरीके से मजबूत हों।
मान लेते हैं कि कोई एक कार्य कराने के लिए आपके पास योजना आई, आपने बहुत सारा घूस ले लिया, रिश्वत ले लिया, तो इसका मतलब है कि आप मॉरली जो है बहुत मजबूत नहीं हैं। तो जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ईमानदारी का, सत्य बोलने का, न्याय का, वस्तुनिष्ठता का, निष्पक्षता का, ये सारे जो गुण हैं, आप आपको चेक किया जाए कि आप में ये सारे गुण हैं कि नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ उन चीज़ों को रट लिया है यहाँ जवाब देने के लिए, तो बहुत सारे सिचुएशंस भी क्रिएट कर देंगे और उससे वे पता कर लेंगे कि आप में ये मॉरल इंटीग्रिटी है भी या फिर नहीं है। यहाँ पर एक स्पष्ट बात कही गई है कि यह इंटरव्यू जो है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। जनरली जब आप कहीं पर पुलिस स्टेशन में गवाही देने जाते हैं या कई तरह के पूछताछ किया जाता है, तो वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पर इसका पर्पस ये नहीं है। यहाँ पर पर्पस क्या है कि आपसे एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर सके। आप 5 लोगों के सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसका एक मकसद है। और मकसद क्या है कि वे लोग आपके मेंटल क्वालिटीज़ को चेक करेंगे कि आपका जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी गुणवत्ता है, क्या बेहतरीन है या नहीं है। बेहतरीन है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वे चेक करेंगे उस चीज़ों का। और इसे बहुत सारे क्वेश्चंस के रूप में, करंट अफेयर, करंट इशूज के रूप में, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके फैमिली बैकग्राउंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे इस बात को स्पष्टता यह भी कहती है यूपीएससी कि आप में जो है स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज जो है पहले ही चेक कर लिया गया है, ऑलरेडी हैड बीन टेस्टेड थ्रू रिटन पेपर्स। तो आप जो मेंस पेपर लिखते हैं उसमें आपका ऑप्शनल पेपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज के रूप में चेक हो जाता है, और 4 जीएस पेपर भी आप देते हैं उससे जीके चेक हो गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो मेंस में हम लोगों ने चेक कर लिया है, इंटरव्यू में फिर उसी को चेक नहीं करेंगे। इसका पर्पस बिल्कुल ही नहीं कि आपका स्पेशल नॉलेज या जनरल नॉलेज यहाँ पर चेक करें। तो फिर यहाँ पर चेक क्या किया जाता है? तो इस बात को स्पष्टता कहा गया कि आपने कोई एकेडमिक स्टडी जब किया है तो वह तो आपका स्पेशल सब्जेक्ट हो ही गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से करते हैं और यहाँ पर आके ऑप्शनल कुछ और ले लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में जनरली एकेडमिक बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस दाग दिए जाते हैं। अब चलिए सिलेबस पर फिर आते हैं। तो इसमें कहा गया कि एकेडमिक स्टडी में तो आपने स्पेशल जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ लिया है। यहाँ पर जो है हमारा जो पर्पस है यह देखना है कि आपके आसपास में, आसपास का मतलब है आपके राज्य में और आपके देश में जो भी इवेंट घटित हो रहे हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को समझते हैं। तो इसका अर्थ है कि स्टेट में, आपके राज्य में, जिस भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चंस 2 तरह से होंगे, करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो बहुत फेमस आपके राज्य से संबंधित है उन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में देश में चल रही महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जितने भी महत्वपूर्ण मॉडर्न करंट अफेयर्स जो इशूज चल रहे हैं उस पर भी पूछे जाएंगे। और कुछ अगर नया डिस्कवरी हुआ है तो उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन को क्यूरियोस कर सकता है, उसकी बेताबियों को बढ़ा सकता है। तो कुल मिला के आस पड़ोस में जो भी डिस्कशंस चल रहे हैं बौद्धिक समाज में कि किसी मुद्दे को लेकर, एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में अभी जो है 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में दिया गया है, तो वह जो है एक डिबेट का मुद्दा है। और कई ऐसे मुद्दे जैसे वर्तमान में धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा भी लगातार जो है न्यूज में बना रहता है। और न्यू डिस्कवरीज में कई सारे डिस्कवरीज होते हैं, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हो। तो आपको उन सारे डिस्कवरीज के बारे में जानना चाहिए और इन सब चीज़ों को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब इन सब पूरे जो है सिलेबस को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद भी सिलेबस से बाहर भी यूपीएससी ने कुछ मेंशन किया है कि आपका जो ड्रेस है फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, अर्थात आप कम से कम वेल ड्रेस्ड होके आएँ। ऐसा नहीं है कि आप हाफ पैंट में और एक टी शर्ट में इंटरव्यू देने चले गए। तो आप एक फॉर्मल और डिसेंट सा कपड़ा पहन के जा सकते हैं जो कि सभ्य कहा जाता है।
और ये सब भी जो है आपके चॉइस पर निर्भर करता है। आप जनरली एक ट्राउज़र और एक नॉर्मल शर्ट जो प्रेस किया हुआ और स्वच्छ हो, पहनकर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अच्छा लुक के लिए आप टाई और ब्लेज़र ये सब भी सिलवा के और शूज़ जो है अच्छे से पहन के जा सकते हैं। ये जनरली माना जाता है कि आप अगर अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं तो आप कुछ अधिक मार्क्स जो है लेते हैं, और सूट बूट पहनने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की प्रक्रिया की। तो जब मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है तो मेंस के रिज़ल्ट के बाद 1 से डेढ़ महीने में ही शुरू हो जाता है इंटरव्यू का प्रोसीजर। यह फरवरी से मार्च के दौरान लिया जाता है। अब फरवरी से मार्च के दौरान जब लिया जाता है तो उसमें एक लिस्ट जारी करती है यूपीएससी। नाम और समय लिखा जाता है। समय 2 पालियों में होता है, या तो सुबह का पाली होता है 9-10 से होता है, और सेकेंड हाफ का पाली होता है 2 से होता है। तो आपका लिस्ट जिसमें आएगा सुबह की पाली में है या दूसरे पाली में है, आप उसी हिसाब से जाएंगे। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से एंट्री किया जाएगा और आपको एक टेबल दे दिया जाएगा। एक टेबल में जनरली 5 लोग बैठे होते हैं, और हर 5 व्यक्ति पर एक जो है असिस्टेंट दिया जाता है। आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है तो इस व्यक्ति से पूछ सकते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जो है यही व्यक्ति उसी समय इंटरव्यू से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई कर लिए जाते हैं। इसी तरह कई चेयर्स लगे होते हैं, 10-12 चेयर्स आराम से लगे होते हैं, और कम से कम 50-60 लोग बैठे होते हैं, एक एक बेंच में 5-5 विद्यार्थी। और जब आपकी बारी आएगी तो यही व्यक्ति जो है ले जाएगा और आपको इंटरव्यू पैनल के कमरे के बाहर छोड़ आएगा। इसके बाद भी जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे रहेंगे तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर खाने पीने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। लगभग जो स्नैक्स, बिस्किट्स, ये सब महत्वपूर्ण, जूस, ये सारी बातें, और पानी के बोतल सारे रखे होते हैं। तो आप आराम से यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का। अगर आपका डिले है 2 घंटे आपको वेट करना है तो आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है सारे न्यूज़पेपर होते हैं, 10-15 तरह के न्यूज़पेपर्स आपको हर तरह के, इंग्लिश में, हिंदी में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और जनरली सब यही करते हैं, कोई भी खाली बैठना चाहता नहीं है, सभी न्यूज़पेपर लेके पढ़ते हैं, और सभी स्ट्रेस में भी रहते हैं। कोई जनरली बातचीत नहीं करता है, अंदर पूरा खामोशी का माहौल होता है, और सभी सोचते हैं कि किसका क्या होगा। कुछ लोग अंदर से भी घबराए होते हैं, और इसीलिए बगल में एक बाथरूम भी होता है, और कई लोग बार बार बाथरूम भी जाते हैं और उसके बाद अपना चेहरा भी देखते हैं, संभालते हैं। और ऐसा भी है कि अगर मान लिया जाए कई लोग जो है देने जाते हैं और थोड़ा लेट हो जाता है, तो सब अपना सामान लेके जाते हैं। सामान जो है बाहर काउंटर में जमा हो जाता है, तो आप वहाँ से कुछ सामान निकाल के फिर से बाथरूम में जाके अपना बाल और मुंह फेस वॉश करके आराम से फिर से तैयार होके और फिर यहाँ पर बैठ के, और जब आपकी बारी आएगी फिर इंटरव्यू बोर्ड में चले जाएंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा तो जनरली इंटरव्यू 25 से 30 मिनट का लिया जाता है। यह जो है चेयरमैन द्वारा, पहले के चेयरमैन द्वारा यह बोला गया है कि इतना मिनट का लिया जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों ने कई ऐसे इंस्टांस देखे हैं कि किसी का 12 से 15 मिनट का भी इंटरव्यू चला है। तो इस पर कुछ किया नहीं जा सकता कि किसको कितना ड्यूरेशन चलेगा। यह पूरी तरीके से डिस्क्रेशन है यूपीएससी बोर्ड मेंबर पर, और ख़ास तौर से चेयरमैन पर। कोई आर्गूमेंट कर सकता है कि किसी को अगर अधिक समय मिलता है तो ज़्यादा उसको अवसर मिला कि थोड़ा अपने परफॉर्मेंस को दिखा सके, जबकि किसी को कम समय मिला तो उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होती है, कम समय में उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस देने की बात आती है। तो इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो भी डिस्क्रिशन हो उस पर जब हम लोग बात नहीं कर सकते तो वो हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है, और आप उम्मीद बस यही कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू थोड़ा अच्छा चल जाए। इंटरव्यू में जनरली जो है आराम से बातचीत कीजिए, किसी भी तरीके से किसी भी बात को लेके पकड़ के जीत पर मत बैठ जाइए, और लड़ना वहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि जो है गलत चीज़ों में लड़का पकड़ के बैठ जाता है, और
इंटरव्यू मेंबर को झुकाना चाहता है, लेकिन हमारी जो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो एज है काफ़ी कम है, ऐसा संभव है कि आप में कुछ त्रुटियां हैं, तो उन फैक्टर्स को आप थोड़ा कंसीडर कीजिए कि क्या आप 100% सही हैं, तभी इस तरह के दावा करें, वरना इन सब चीज़ों से बचें। इंटरव्यू बोर्ड में झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि झूठ बोलने से वो लोग पकड़ लेते हैं। आपसे 1000 क्वेश्चंस करने वाले हैं, लगभग 1000 क्वेश्चंस नहीं, लगभग 15-20 क्वेश्चंस करते हैं, और आपके बातों को अच्छी तरीके से वे स्टडी करते हैं। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, झूठ ना बोलें, और अगर कोई झूठ बोलता है तो अच्छे से झूठ बोले जो कि सच लगे पूरी तरीके से, वरना फिर उसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद झूठ बोलते हैं, लेकिन आपको सफ़ेद झूठ बोलना आना चाहिए। अब एक और प्रश्न का ऊपर बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू का मीडियम क्या होगा। तो इंटरव्यू का मीडियम जो है आप चुन सकते हैं। इंटरव्यू से पहले जो है आपको जब डेप फॉर्म भरवाया जाएगा तो आपको मीडियम चुनने के लिए देगा। आप हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं, या तो फिर आप अपना रीजनल लैंग्वेज भी चुन सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज अर्थात तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली जो भी है आप चुन सकते हैं। पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपको डर लग रहा हो कि मुझको तो इंग्लिश में देना पड़ जाएगा, ये तो आईएएस का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है। और कई इंग्लिश मीडियम के लड़के हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, या तो फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भी उनका अपना रीजनल लैंग्वेज है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम यह आ सकती है कि रीजनल लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर होता है, और इसका मतलब है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो फिर ट्रांसलेटर जो है बोर्ड मेंबर को बताया कि इसने ये बोला, फिर बोर्ड मेंबर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो फिर जो है ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके इसको बताएगा। तो इस तरह से थोड़ा आप कह सकते हैं मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको बात करने के लिए एक थर्ड पर्सन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है, जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं। तो कई लोग यह मानते हैं कि थर्ड पर्सन जब घुसता है तो क्वालिटी थोड़ा गिर जाता है इंटरव्यू का, लेकिन इसके बावजूद आपको यहाँ पर मीडियम किसी तरह का बैरियर नहीं बना हुआ है। एक और प्रश्न है कि कहाँ तक माना जाएगा कि बहुत ही कम से कम अच्छा मार्क्स है इंटरव्यू का। तो जनरली 170 नंबर जो है अच्छा मार्क्स माना जाता है इंटरव्यू में, और अगर 160 तक है तो इसे एवरेज से थोड़ा ऊपर ही माना जाता है। 140 नंबर दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपका मेरिट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मेंस बहुत अच्छा गया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 140 से कम दिया गया है, इसका मतलब जनरली यह माना जाता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। और 180 प्लस मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी उन्हें पसंद आया है, और आपको जो है वे सेलेक्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए आपको इतना मार्क्स दिया गया है। अब एक और प्रश्न है, जब इंटरव्यू का समय होता है तो उस समय डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। अगर मान लिया जाए मेरा कोई डॉक्यूमेंट जो है कम पड़ गया है या कुछ कुछ में गलती है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? तो उस वक्त समय दिया जाता है, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू रोक दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू तो ले लिया जाएगा, और आपको समय दिया जाएगा कि इस टाइम तक आप इस डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दें, तो आपको आराम से टाइम मिल जाता है। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब इन सब बातों के अतिरिक्त अब कुछ पर्सनल बातें करते हैं कि सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह किस क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो आपके हॉबीज से पूछा जाएगा, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसका काफ़ी वेटेज होता है। दूसरा वेटेज आपके स्टेट से होता है, आप किस स्टेट से है, आपको अपने स्टेट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा करंट अफेयर, जो जनरल में अभी करंट अफेयर चल रहा है और इशूज चल रहे हैं, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और चौथा आपका खुद यू में आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन सब पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपके एकेडमिक करियर पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जनरली जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है जनरली यही जो है इनका थीम है। ये जो हाईएस्ट क्वेश्चन जो है इसी सेगमेंट से पूछा जाता है। अब एक और प्रश्न है कि क्या सूट बूट पहन के इंटरव्यू देना ही ज़रूरी है? तो जनरली आंसर है नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो जनरल शर्ट और पैंट पहन के जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो आप जनरल कम से कम डिसेंट पहन के जाइए और आराम से इंटरव्यू दीजिए। अब इसका अंतिम खंड फाइनल में यही है कि अगर मान लिया जाए आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है, तब क्या? तो आप तो फिर से सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन डेफ
फॉर्म भरने के समय मिलता है। और ये ऑप्शन क्या है, आपको पूछा जाता है कि क्या आपका अगर फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता है तो आपके नाम का प्रकाशन प्राइवेट कंपनियों के लिए कर दिया जाए। तो आप अगर एस बोलेंगे तो प्राइवेट कंपनियां आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि देखो 80,000 सैलरी मंथली देंगे, इस काम को करना है, करोगे? तो ऐसे ऑफर आपको आ जाएंगे। तो आपको वहाँ पर चुनना होता है। अगर आपने एस किया है तो आपको आपका नाम जो है प्रकाशित कर देगी यूपीएससी, और बहुत सारी कंपनियां उस नाम को देखेंगे, उस एड्रेस को देखेंगे और उसको अनुसार आपको कॉल कर सकते हैं। और अगर मान लिया जाए आप नो चुनते हैं तो आपका नाम ही प्रकाशित नहीं होगा, तो आपको कोई ऑफर भी नहीं आएगा प्राइवेट कंपनियों से। तो कुल मिला के आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लें कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं, आपको प्राइवेट कंपनियां बाद में चाहिए भी या नहीं चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। इसमें एक और प्रश्न होता है कि जब करंट अफेयर आप पढ़ रहे होते तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़े या द हिंदू पढ़े, तो इसमें स्पष्ट बात है कि दोनों ही पढ़ लेना चाहिए। कम से कम दो तो पढ़ने ही होंगे आपको, और एक आप अपना रीजनल जो है रीजनल स्टेट का, अर्थात मान लिया जाए आप जो है तमिलनाडु से हैं तो आप अपने क्षेत्र का एक रीजनल पेपर पढ़ें। अगर आप मान लिया जाए उत्तर प्रदेश से है तो आप दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण का अपना जो राज्य संस्करण है उसको पढ़ें। तो उम्मीद है कि पर्सनालिटी टेस्ट के संबंध में जितने भी प्रश्न थे मैंने जवाब दे दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न बचे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर भेजें, उसका जवाब हम लोग देंगे। धन्यवाद।